हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में बच्चा हम लोग करने वाले हैं शुक्राणु की स्ट्रक्चर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के लिए। आप चाहे 12th में हो, आप चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, या आप नर्सिंग की तैयारी ही क्यों नहीं कर रहे हो, यानी ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जल्दी से सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि आज की इस क्लास में बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं गारंटी दे रही हूँ बेटा कि अगर आपने एक बार पूरी क्लास कर ली तो आपको 100% कंफर्म है कि ये जो शुक्राणु की संरचना वाले जो टॉपिक है वो आपके बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो 5 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपके बेटा नीट के हिसाब से देखा जाए, सीयूटी के हिसाब से देखा जाए, बीएससी नर्सिंग के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ से भी आपके 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो 5 से 6 ऑब्जेक्टिव के बेस को क्लियर करने के लिए, एकदम 100% कंफर्म करने के लिए आप इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक देखना। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना है। और बेटा इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप टेलीग्राम पे सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से आप उसे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सुषमा मैम साइंस के नाम से। और अगर इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से इंस्टा आईडी मेरी, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे आ चुके हैं, आपने क्लास को भी शेयर कर दिया, तो फटाफट चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो बच्चा चैनल पे पहली बार होगा वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। तो आज की टॉपिक हमारी क्या है, शुक्राणु की संरचना, यानी कि हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये जो स्पर्म होता है इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कहाँ बनते हैं, इनकी क्या साइज होती है, और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी की सारे टॉपिक हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की इस क्लास को शुरुआत, और एक बार सारे बच्चे बता दीजिए कि आप सभी रेडी हो। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हमने स्पर्म की। बेटा हमने क्या बात करना है, हम बात करें स्पर्म की। अब स्पर्म हमें दिखता कैसे, बेटा इस तरीके की, है ना, इस तरीके की स्पर्म की हमें संरचना दिखती है। ये हमारा क्या स्पर्म है। अब बोलोगे मैम ये बनता कहाँ है, ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रहा है स्पर्म, यानी ये व्हाइट जैसा ही दिखता है, लेकिन इसको हम अपने नग्न आंख से, यानी हमारे पास ये जो आंखें है ना, हम इन आंखों से इसको नहीं देख सकते। हमारे पास ये जो आंख है, हम इस आंख से इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, यानी जिसको हम कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी। तो हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसको देखने के लिए बेटा, हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा मैम ये बनता कहाँ है, तो बेटा आपने याद रखना है कि ये जो आपका बनता है कहाँ पे याद रखोगे मैम, वृषण के अंदर। अच्छा मैम ये वृषण कहाँ पाया जाता है, तो ये नर का पार्ट है। अच्छा मैम नर का पार्ट है तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्राथमिक अंग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, ये कहलाता है प्राथमिक अंग। ठीक है, तो कहाँ पे, उदर गुहा के बाहर एक थैली जैसी संरचना में लटकी हुई जो संरचना, जो गोल गोल संरचना पाई जाती है मेल में, उसको क्या कहते हैं, वृषण, या फिर उसको इंग्लिश में टेस्टिस कहा जाता है। ठीक है, तो इस टेस्टिस के अंदर ये स्पर्म बनते हैं। क्लियर बात। अच्छा मैम ये बनने में समय कितना लगता है, तो मैक्सिमम बेटा देखो मान सकते हैं कि ये 70 से 72 डे मान के चलते हैं कि 70 से 72 डे का समय लगता है इसको पूरा प्रोसेस होने में। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, याद रखना है, एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं शुक्राणु जनन। तो इस शुक्राणु जनन के प्रोसेस के द्वारा ही इस स्पर्म यानी शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा मैम शुक्राणु जनन कहाँ होता है, आपने याद रखना है ये वृषण के अंदर ये क्रिया होती है। ठीक है, और ये टॉपिक में आपको शुक्राणु जनन की टॉपिक आपकी हो भी चुकी है, तो सारे बच्चे एक बार शुक्राणु जनन की टॉपिक को जरूर देख लेना। शुक्राणु जनन की टॉपिक को देख लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा मैम ये जो उभरी हुई संरचना ये क्या कहलाती है, तो बेटा आपने याद रखना है कि जो उभरी हुई संरचना है, इस संरचना को क्या कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है, यानी सिर, यानी जो हेड वाला पार्ट होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकीला भाग दिख रहा है, इस नुकीला भाग में क्या पाए जाते हैं, एक्रोसोम पाया जाता है। आगे जाके हम देखेंगे कि एक्रोसोम का काम क्या है। ठीक है, तो टोपी नुमा कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा मोटा, यानी इसके अकॉर्डिंग पतला है,
ये मध्य भाग दिखता है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अच्छा मैम माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है बेटा, इस स्पर्म को क्या करना है, गति करना है ना। ये क्या कर रहा है, एक नर की बॉडी में, एक मेल की बॉडी में बनता है, फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होता है। क्योंकि देखो भाई, इससे ही हमारा अस्तित्व हुआ है, इससे ही हमारा विकास हुआ है। यस, अगर ये स्पर्म नहीं रह पाता तो लड़का या लड़की बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लड़का लड़की बनने के लिए मेल का स्पर्म और फीमेल का अंडा दोनों जरूरी है, दोनों ही फर्टिलाइज करते हैं, तो जाके हमारे जैसे एक नन्हे मुन्ने शिशु का जन्म होता है और धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, हमारा विकास होता है। ठीक है, ये बात तो आप सभी को पता है बेटा। ठीक है, तो मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए पाई जाएगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। और पीछे वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं टेल भाग कहते हैं। टेल भाग मतलब पोस्ट, यानी भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ तो ऐसा ऑर्गन इनके पास होना चाहिए, कोई तो ऐसा ऑर्गन हो जिससे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सके। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या किया जाता है, ये टेल के माध्यम से गति करते हैं। अब कैसे करते हैं बेटा, ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। समझ में आ रहा है, प्यारा सा कमेंट करते रहना। अब बात करते हैं बेटा शुक्राणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना क्या क्या है। देखो पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, क्या है, शुक्राणु को कहा जाता है स्पर्म। ठीक है, ये क्या है, पुरुष की हैप्लाइड कोशिका होती है। तो अब आपसे क्या क्वेश्चंस बनेगा कि शुक्राणु हैप्लाइड होता है कि डिप्लॉयड, आपका आंसर होगा हैप्लाइड। या हिंदी में पूछा जाएगा शुक्राणु अगुणित होता है कि द्विगुणित, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि हैप्लाइड का मतलब होता है अगुणित, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम ये अगुणित होते हैं, यानी ये हैप्लाइड है। बात क्लियर, यानी एक ऑब्जेक्टिव क्लियर क्लियर। इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु में, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेटा आते हैं कि शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या, क्या पूछा जाएगा कि शुक्राणु में गुणसूत्र की जो संख्या है, ठीक है, शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो आपने याद रखना है कि 23 है। ठीक है बेटा, या फिर शुक्राणु ना कह के पूछा जाएगा कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या पूछा जाए कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा कि मैम 23 है। ठीक है, क्या है बेटा, 23 है। यहाँ से आपका बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लियर खत्म। अच्छा आगे क्या कह रहा है, यह वृषण में बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और, वृषण, वृषण मतलब बेटा क्या होता है, टेस्टिस। ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ सुरक्षित होता है, तो मैम ये होता है वृषण कोष में, यानी वृषण कोष में होता है। और ये एक जोड़ी पाया जाता है जो लेफ्ट और राइट साइड ये दूसरे से अटैच होता है। ठीक है, एक थैली होती है, ठीक है, एक पाउच की जैसे थैली होती है, उस थैली में ही ये वृषण लटके हुए होते हैं और उसमें ही ये स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो स्पर्म कहाँ बनता है, वृषण में। अच्छा, स्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इसका मुख्यतः कार्य अंडाणु से मिलकर निषेचन करना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई कि शुक्राणु का फंक्शन क्या होता है, बड़ा शुक्राणु का फंक्शन है निषेचन करना। किसके साथ निषेचन करना, इस अंडाणु के साथ। अंडाणु मतलब क्या है, इनको हम ओवा भी कहते हैं। ठीक है, ओवा कह ले या फिर इनको हम एग कह ले। ठीक है, तो ये अगुणित है या द्विगुणित, तो अगुणित है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, तो इनमें भी क्या है, 23 है। ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हुए चलना, आराम से समझते हुए चलना। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं आगे। तो क्या है, स्पर्म क्या है भाई, हैप्लॉइड है, यानी अगुणित है। गुणसूत्र कितने हैं, 23 है। ठीक है बेटा, कार्य क्या है, अंडाणु के साथ निषेचन करना। बनते कहाँ है, वृषण के अंदर। तो समझ में आ गया भाई कि ये जो स्पर्म है ये बनता कहाँ है, ये तो वृषण के अंदर बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इनके बेटा आकार और विशेषताओं को देख लेते हैं कि इनका साइज क्या है। तो देखो लंबाई लगभग बेटा 50 से 60 माइक्रोमीटर है, यानी इनके लेंथ की बात करी जाए तो 50 से 60 माइक्रोमीटर, यानी हम इसको अपने, ये जो हमारे पास भगवान ने 2 आंखें दी है, इन 2 आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, है ना। जो हमारे लैब में हम जाते हैं, स्कूल में जो हमारा लैब होता है, लैब में हमें सूक्ष्मदर्शी दिखते हैं, तो हम ऐसे क्या करते हैं, ऐसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो फिर हमें देखने के लिए मिल जाए। ठीक है,
बहुत छोटा लेकिन तेज गति से चलने वाला है। साइज बहुत छोटी, मतलब छोटा तो ये इतना है कि हम इनको अपने आंख से नहीं देख सकते। इनकी साइज इतनी छोटी है बेटा कि हम इनको अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत तेज भागने वाला है, मतलब बहुत तेज फास्ट, यानी बहुत तेज ये मूवमेंट करता है, बहुत तेज वो गति करता है, दौड़ दौड़ के क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है, कहाँ भी भागता है, क्योंकि इसको जल्दी होती है फीमेल्स बॉडी में जाने के लिए, यानी कि एक लड़के के शरीर से निकलकर एक लड़की के शरीर में जाना होता है। किसके लिए? तभी तो बेटा बच्चे बनते हैं, महिला तभी तो प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तो महिला प्रेग्नेंट होगी, यानी जिसको गर्भधारण कहते हैं। ठीक है, संरचना की बात करती है तो इसमें हेड होता है, नेक होता है, ठीक है, मिडल पेसेस होता है और टेल होता है। इनकी क्या होती है बेटा? संरचना होती है। इस तरीके की इनका संरचना बनता है। ठीक है, तो संरचना आगे हमने देखना है, कि संरचना को बहुत अच्छे से हम बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं शुक्राणु की संरचना। देखो, तो शुक्राणु जो है पुरुष का प्रजनन कोशिका है, ये भी याद रखना है कि ये प्रजनन कोशिका है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो मनुष्य का, नर का प्रजनन कोशिका कौन होती है? तो आपने याद रखना है कि नर की या एक लड़के की प्रजनन कोशिका शुक्राणु होता है। ठीक है, और अंडाणु से मिलकर, ठीक है, निषेचन करता है और जायगोट बनाता है। यानी क्या करता है? अंडाणु से मिलेगा और अंडाणु से मिलने के बाद क्या करेगा बेटा? ये जायगोट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि अंडाणु से मिलता है और अंडाणु से मिलकर क्या कर देगा? जायगोट बनाएगा। यानी जैसे कि मान लो ये ओवा है, ठीक है, ये ओवा है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्पर्म है, इस तरीके की संरचना, ये यन है, ये भी यन है, और इससे संरचना का निर्माण करता है। और इस संरचना को क्या कहते हैं बेटा? इस संरचना को हम कहते हैं, मैम कहते हैं जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। ठीक है, और ये युग्मनज यानी ये प्रोसेस बेटा 24 हावर्स के अंदर होती है, 24 हावर्स के अंदर ये पूरा हो जाती है। और फिर 7 डे बाद, 7 डे बाद, यानी 7 डे के अंतराल पे क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, और फिर इस भ्रूण का रोपण हो जाता है। तो 7 दिन यानी निषेचन के 7 दिन बाद महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद क्या हो जाएगी? जो फीमेल्स है वो क्या होगी? प्रेग्नेंट हो गई, मतलब गर्भधारण कर ली। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए बेटा, अब बात करते हैं इनके 3 भागों की। ऐसे कौन कौन से 3 भाग यहाँ पे शामिल है? हमने क्या बात करी है कि शुक्राणु मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। अच्छा, कौन कौन भाग बटा होता है? तो देखो, पहले भाग की बात करते हैं तो ये सिर में बटा है, दूसरे भाग की बात करते हैं ये मिडल मध्य में है, और ये पूंछ में है। अच्छा, शीर्ष में क्या है मैम? तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि शीर्ष में इनका क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और अगर जाहिर सी बात है केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर क्या होगा? गुणसूत्र होगा। ठीक है बेटा, और मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो मध्य भाग में याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि ऊर्जा देने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, पूंछ क्या करता है? तो पूंछ का एक ही काम है, क्या करना है भाई? गति करना। तो शुक्राणु यानी शीर्ष भाग में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो गुणसूत्र है। ठीक है, और गुणसूत्र कैसा होगा? एन वाला होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यानी ये क्या करता है? ये ऊर्जा देने का काम करता है, तो ये मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, इसके लिए ऊर्जा ये देगा। और ये गति क्या है? यानी गति से कार्य कर रहा है, चल रहा है, तो चलने के लिए कौन उत्तरदायी यहाँ पे है? पूंछ है। तो एक स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो एक स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ये 3 भागों से मिलकर बना है, शीर्ष से, मध्य से, पूंछ से। तो शीर्ष पे पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं अगुणित। ठीक है, और मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। और थर्ड में पाया जाता है पूंछ, पूंछ में होती है, पूंछ गति के पूंछ होती है गति करने के लिए, यानी कि चलने के लिए। ठीक, चलिए, ठीक है बेटा, तो ये पढ़ने से पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हमने क्या बात करी है? स्पर्म के स्ट्रक्चर। स्पर्म कैसा है? हमने कुछ इस तरीके की बात करी, ये ऐसे ऐसे, ठीक, कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, फिर ये मोटा, ठीक है, और मोटा से फिर ये पतला। ये क्या हो गया आपका? स्पर्म हो गया। इसको थोड़ा सा और पतला कर देते हैं, बड़ा हो गया है। ठीक है, ये हो गया, ये स्पर्म हो गया। अच्छा,
अब मैम यहाँ पे क्या क्या है ध्यान से सुनना बेटा। ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, मान लो ये टोपीनुमा संरचना है, यहाँ से यहाँ तक की संरचना को हमने क्या कहा कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर ये यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। अच्छा ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में एक छोटा सा केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक है। अच्छा मैम केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर जाहिर सी बात कुछ होगी, तो क्या होगा, इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसका नेक पार्ट है, ये क्या है मैम, ये है नेक, NECK, यानी गर्दन पार्ट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या दिखाएंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये है आपकी माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया जब खत्म हो जाएगी तो यहाँ से एक प्रवर्ध निकलता है। ठीक है, इस पूंछ से एक छोटा सा, इस पूंछ वाले भाग से एक छोटा सा प्रवर्ध निकलता है बेटा। यही प्रवर्ध क्या करता है, इनको गति प्रदान करता है। अब ध्यान से सुनो एक एक लाइन को। हमने क्या बात करी है कि ये है नेक, ठीक है, और यहाँ पे ये है शीर्ष पार्ट। शीर्ष का मतलब होता है बेटा सिर, शीर्ष का मतलब होता है सिर की बात हो रही है, या फिर हम कहेंगे हेड की बात। ठीक है बेटा, हेड की बात। अच्छा मैम यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे बेटा हमें दो चीज देखने के लिए मिलती है। क्या क्या मिलता है भाई, क्या क्या, तो देखो ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अग्रपिंडक, अग्रपिंडक कहते हैं। ठीक है बेटा, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। तो हिंदी में अग्रपिंडक और इंग्लिश में एक्रोसोम। अच्छा मैम इस एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, आपने याद रखना है, ये क्या करता है, एंजाइम को रिलीज करता है। अब आगे जाके मैं बताऊंगी कि किस एंजाइम को रिलीज। अच्छा मैम ये एंजाइम किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये एंजाइम बेटा निषेचन के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए इस एंजाइम का यूज होता है। ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा ये गोल वाली संरचना क्या है मैम, बेटा गोल वाली संरचना कहेंगे मैम केंद्रक है। अच्छा इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, तो कहेंगे केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र जो है ये अगुणित है कि द्विगुणित है, तो हम कहेंगे ये अगुणित है। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड नहीं होता। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या कहेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है ये क्या कहलाएगा भाई, मध्य भाग। और मध्य भाग का मतलब होता है मिडल पीसेस। अच्छा इस मिडल पीसेस के अंदर क्या पाया जा रहा है, तो हम कहेंगे इस मिडल पीसेस के अंदर क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है। क्या है बेटा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अच्छा इस माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या हो जाएगा, तो याद रखना है माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा। इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, याद रखना है इनको कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमारे कोशिका का पावर हाउस कौन है, ऊर्जा घर कौन है, ऊर्जा गृह कौन है, तो याद रखना है कि ये कोशिका का क्या है, ऊर्जा घर है, यानी कि पावर हाउस है। ठीक है, अब आते हैं ये पूंछ वाला पार्ट। तो ये आपका क्या है बेटा, पूंछ पार्ट है। अच्छा इस पूंछ पार्ट का काम क्या है मैम, तो इसका काम है गति करना, और गति का मतलब होता है चलना। और चलना क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलते हैं बेटा, यहाँ पे सूक्ष्म प्रवर्ध मिलते हैं, यानी बहुत ही छोटा, क्योंकि भाई ये शुक्राणु ही छोटा है, तो इसमें एक प्रवर्ध है, धागेनुमा संरचना है, तो ये प्रवर्ध, ये प्रवर्ध किसके लिए हेल्प करते हैं, ये गति के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो हो गया क्या, एक स्ट्रक्चर की संरचना। तो हमने क्या बात करी है कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु 3 भागों से मिलकर बना है, सिर से, मध्य भाग से, पूंछ से। यही चीज हमने देखी कि एक शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर है ये 3 भागों से मिलकर बना है, सिर से बना है, ठीक है, मध्य भाग से बना है, पूंछ से बना है। और अगर यही पे हम क्या देखें इनकी स्ट्रक्चर की बात, तो यही तो है ना भाई, ऊपर वाला भाग सिर से, बीच में मध्य भाग है, नीचे पूंछ है। ठीक है, अब बेटा इसको बना लेना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा मैं साइड होती जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, और जिसको बनाना होगा वो बना लेगा। ओके
ओके ओके ओके, तो क्लास पूरी देखना, एक बार डिटेल से पढ़ोगे हमेशा के लिए याद, यानी जब तक आपने पूरी प्रिपरेशंस करनी है, पूरी लाइफ आपने याद होने वाला है। ठीक है, बस ईमानदारी से मेहनत से पूरी क्लास को करना और लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और एक बच्चे को क्लास को शेयर कर देना, मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है, मेरे लिए यही बहुत होगा। ठीक है, चलिए अब चलते बेटा एक एक लाइन को पढ़ते हैं। हमने क्या बात करी, हेड, सिर, सिर, सिर को हमने कहा हेड। आकार कैसा है, अंडाकार यानी ओवल है ना, इस तरीके का संरचना कुछ हमने देखा, हमने क्या है इस तरीके की, यानी ये अंडाकार है, ओवल है। ठीक है, इसमें होता है नाभिक, एक्रोसोम। बेटा नाभिक का मतलब होता है केंद्रक, तो हमने क्या देखा, बीच में क्या है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ऊपर क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको हमने कहा एक्रोसोम है, एक्रोसोम है। यस बेटा, इसके दो भाग हैं, क्या, नाभिक, एक्रोसोम। नाभिक मतलब न्यूक्लियस, इसमें डीएनए होता है, आनुवंशिक जानकारी, डीएनए मतलब गुणसूत्र, और गुणसूत्र अगर है तो डीएनए है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें डीएनए है या फिर हम कह सकते हैं गुणसूत्र है। एक्रोसोम क्या है, एंजाइम से भरा होता है। एंजाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एंजाइम का काम क्या है, तो एंजाइम का काम है निषेचन के लिए, यानी जब ये शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा, यानी जब ये नर के बॉडी में बन जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सकलन के द्वारा, जिसको वीर्य सेचन कहते हैं, स्पर्म का बाहर आना, वीर्य का बाहर निकलना, जो पुरुषों में, लड़कों में स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो उसमें वो स्पर्म निकलते हैं। तो देखो जब वो मैथुन क्रिया नहीं हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मेल क्या करते हैं, अपने वीर्य को बाहर ही संकलित कर देते हैं, बाहर 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 उन्होंने संकलित कर दिया। लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हुआ तो वो फीमेल्स की बॉडी में चला जाता है। तो फीमेल्स की बॉडी से वो कहाँ है, वजाइना, योनि से होते हुआ, ग्रीवा से होते हुआ, गर्भाशय से होते हुआ वो कहाँ जाता है, अंडवाहिनी में जाता है। अंडवाहिनी में क्या होता है, निषेचन होता है। तो अगर वहां भी उसको इस फॉर्म में, सॉरी, शुक्राणु ओवा मिल गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, नहीं 2-3 दिन जिंदा रहेगा और 2-3 दिन बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब क्या है, कार्य क्या है, अंडाणु की बाहरी परत को तोड़ने में मदद करता है और निषेचन की प्रक्रिया शुरू करता है। कौन करता है, तो एक्रोसोम का कार्य, एक्रोसोम के कार्य की बात करी जाए तो ये क्या करता है, अंडाणु की बाहरी परत को तोड़ने में मदद करता है। अच्छा बोलोगे मैम अंडाणु, तो बेटा अंडाणु के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ये हो गया। ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट होता है, यस बेटा। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के साथ साथ हम देखते हैं कि इनकी बाहरी लेयर होती है, कैसी होती है, ये लेयर जो होती है कुछ इस तरीके की, कैसे बनाया, इस तरीके की। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, बाहर वाले को कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, और अंदर पीले वाले को क्या कहते हैं, जोना पैलुसिडा, जोना पैलियो पैलियोसेडा। ठीक है, क्या कहते हैं, जोना पैलियो पैलियोसीडा कहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कोरोना रेडिएटा की जो परत है, इस परत को तोड़ने का काम कौन करता है, एक्रोसोम करता है। क्यों, क्योंकि इस परत को जब तोड़ेगा, अंताचल को तोड़ेगा, तो अपने न्यूक्लियस को, मान लो यहाँ पे स्पर्म है, ठीक है, आ गया ये स्पर्म, ये आया है, ये फीमेल्स बॉडी में आ गया है। ठीक है, इसका ये स्पर्म है, तो ये स्पर्म ने अपने स्पर्म को इसमें छोड़ने के लिए, इसके साथ फर्टिलाइज करने के लिए ना, इसको छोड़ने के लिए, इसके साथ फर्टिलाइज करने के लिए इस लेयर को तोड़ना जरूरत है। जैसे अगर हमें एक रूम से दूसरे रूम में एंटर करना है, किसी घर में एंटर करना है, तो घर में एंटर करने के लिए दरवाजा, बेटा दरवाजा खोलना पड़ेगा, और उस दरवाजे में लॉक है तो उस लॉक को खोलना पड़ेगा। ठीक है, लॉक नहीं खुलेगा तो उस लॉक को तोड़ना पड़ेगा। ठीक वैसे ही घर में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, तो ठीक ऐसे ही इस शुक्राणु को इसके न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करने के लिए, एक साथ मिलने के लिए इस लेयर को ब्रेक करना होता है, और इस लेयर को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। एंजाइम कौन स्रावित करता है, एक्रोसोम क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, चलो आगे बात करते बेटा मध्य भाग की। मध्य भाग क्या है, जिसको हमने कहा मिडल फेस, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इसमें होते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। कार्य की बात करते हैं, ऊर्जा बनाना, ऊर्जा मतलब एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है, एडिनोसिन एडिनो एडिनोसिन ट्राई
ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है भाई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, अब ये ऊर्जा क्या करता है? ये ऊर्जा करता है शुक्राणु को चलने के लिए शक्ति देना, यानी इस ऊर्जा का काम क्या है? तो शुक्राणु को चलने के लिए शक्ति देना। अच्छा, मेडल में ऊर्जा बनाने वाली फैक्ट्री, यानी हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा बनाने वाली फैक्ट्री कहते हैं। जैसे राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहते हैं? कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि क्या है भाई? कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? फैक्ट्री, फैक्ट्री बेटा क्या होता है? बड़े बड़े कारखानों में क्या बनता है? कोई प्रोडक्ट बनता है तो हम कहते हैं राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन, राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे? कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा की फैक्ट्री है, ऊर्जा की फैक्ट्री है। तो ये ऊर्जा बनाने का काम करती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये हमारे कोशिका का क्या है? पावर हाउस है। क्या है भाई? हमारे कोशिका का ये पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पूंछ की। बेटा पूंछ को क्या कहते हैं? टेल, या फिर इनको हम फ्लैजिलम, या फिर फ्लैजिलम ना कह के इनको हम फ्लैजिला भी कह सकते हैं, फ्लैजिला भी कह सकते हैं। लंबा और पतला हिस्सा होता है। कैसा होता है? ये लंबा होता है और लंबा होने के साथ से थीन होता है, मतलब ये लेंथ में है लेकिन पतला है। शुक्राणु को आगे बढ़ने यानी कि स्विम करने का मतलब होता है बेटा तैरने। अब तैरने का सिद्धांत क्या है बेटा? तैरने का सिद्धांत क्या है? तैरने का सिद्धांत से आपने याद रखना है कि जो वीर्य में, ठीक है, वीर्य में शुक्राणु, वीर्य में शुक्राणु क्या करते हैं? तैरते हैं। क्यों? क्योंकि देखो शुक्राणु तो एक सेल्स है, शुक्राणु तो एक कोशिका है, लेकिन ये जो वीर्य होता है बेटा, ये वीर्य जो होता है गाढ़ा गाढ़ा दुधिया दुधिया रंग का, ठीक है बेटा, गाढ़ा दुधिया रंग का क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। क्या होता है भाई? तरल पदार्थ होता है। क्लियर बात? और पदार्थ होता है। ठीक, कौन बनाता है? तो ये बनाता है शुक्राशय, शुक्राशय और प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड मिलकर बनाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये दोनों क्या करती हैं? ग्रंथि, शुक्राशय प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है बेटा? वीर्य को बनाती है। वीर्य को क्या करती हैं? बनाती हैं। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखनी है। और हम क्या कह सकते हैं कि वीर्य का पीएच, ठीक है, वीर्य, ठीक है, वीर्य का पीएच जो मैक्सिमम है पीएच, वो कहते हैं 7.4 या फिर कैसे कहते हैं 7.5 होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये क्षारीय माध्यम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है, तो पीएच मान क्या है? 7 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो याद रखना है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज की मात्रा जो होती है यहाँ पे ज्यादा होती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि शुक्राणु को आगे बढ़ने यानी स्विम करने के लिए, स्विम का मतलब तैरने के लिए में मदद करता है। कौन मदद करता है? ये पूंछ। ठीक है, अंडाणु तक पहुंचने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि तैरेगा नहीं तो ये अंडाणु के पास नहीं जा पाएगा। तो ये अंडाणु के पास जाता जरूर है, लेकिन बेटा ये फीमेल्स की बॉडी में जो क्या बनते हैं, हमने नर जनन तंत्र पढ़ा था, तो नर जनन तंत्र के शुक्राशय में हमने क्या पढ़ा कि जो शुक्राशय ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो क्या करती है? वीर्य को बनाती है। तो वीर्य क्या है? गाढ़ा दुधिया तरल जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझ लो। जैसे, ठीक है, जैसे अगर हमने बात करी बेटा, हमने क्या बात करी कि ये मान लो हमारे पास है ये मेल, ठीक है, ये हो गया, ये इस तरीके की संरचना, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, ये गया, ये बेटा गया, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे उभरा हुआ, ठीक है, और फिर इस तरीके की, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है,
और हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक गोल संरचना इधर और एक गोल संरचना इधर, ठीक है। और इस गोल संरचना को जोड़ने के लिए क्या पाई जाती है बेटा, यहाँ पे एक अधिवृषण होता है। ये दोनों पार्ट पे क्या पाए जाते हैं, अधिवृषण। और ये अधिवृषण क्या करती है, ये इसको क्या करती है, ये जो नली है इस नली को क्या करती है, बाइंड करने का काम किया, ठीक है। और ये सकला नलिका में खुली, इधर से आई, ये आई यहाँ से, और ये कहाँ खुली भाई, ये दोनों सकलन नलिका में खुली। और ये सकलन नलिका कहाँ पे, मूत्र मार्ग में खुल गया, ठीक है। कहाँ खुल गया, मूत्र मार्ग में खुल गया। ये नर का जनन तंत्र होता है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि नर के जनन तंत्र में पहली चीज तो मटर के दाने के समान यहाँ पे 2 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, दिखती तो हमें 2 है लेकिन होती कितनी है, 1 है, ठीक है। और उसके साथ साथ बेटा, उसके साथ साथ हमें क्या है, 2 ग्लैंड्स और दिखती हैं। मान लो यहाँ मैं दिखा दे रही हूँ, हालांकि अंदर होती है, ये शुक्राशय होती है, ठीक है बेटा। तो देखो ये कौन सी ग्लैंड है, ये ग्लैंड है शुक्राशय। तो ये शुक्राशय क्या करेंगे भाई, ये वीर्य को बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड वाली है ये क्या है, प्रोस्टेट है। तो ये प्रोस्टेट क्या करती है, तो हम बोलेंगे मैम ये वीर्य को बनाती है। अच्छा, ये नीचे वाला जो बल्बोरेथ्रल है ये क्या करता है, ये लुब्रिकेट यानी मैथुन क्रिया में लुब्रिकेट का काम करता है। अब देखो ध्यान से सुनो, हम क्या बात करते हैं कि इसमें यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे स्पर्म बना, इस वृषण के अंदर स्पर्म बना, ठीक है। बनने के बाद इस अधिवृषण में स्टोर हो गया, क्यों, परिपक्वन के लिए, बड़ा होने के लिए। परिपक्वन होने के बाद फिर ये क्या होगा बेटा, ये यहाँ से होते हुए इस शुक्रवाहिनी से होते हुए सकला नलिका में आएगा, ठीक है। और इस शुक्राशय में और इसमें क्या बनता है, वीर्य बनता है, तो ये भी सकला नलिका में आएगा। तो दोनों मिक्स होके यहाँ से जो पेनिस के थ्रू, मूत्र मार्ग से होते हुए पेनिस के थ्रू क्या हो जाते हैं बेटा, बाहर आ जाते हैं। ये बाहर आते हैं, बाहर तो आए लेकिन हमें सिर्फ दिखता क्या है, हम अपने आंख से क्या दिखते हैं कि व्हाइट व्हाइट गाढ़ा जैसे तरल पदार्थ है। और इस व्हाइट व्हाइट गाढ़े जैसे तरल पदार्थ में क्या होते हैं, इसे वीर्य कहते हैं। और इस वीर्य में ही क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, माइक्रोस्कोप चाहिए। बस हमें क्या दिखता है, वीर्य दिखता है, जो गाढ़ा दुधिया रंग का तरल पदार्थ होता है, ठीक, ओके, समझ में आ गया। तो वृषण में बना, अधिवृषण में परिपक्व हुआ, और शुक्रवाहिनी से होते हुए सकला नलिका में गया, और शुक्राशय प्रोस्टेट ने वीर्य को बनाया, व्हाइट रंग के दुधिया पदार्थ को, दोनों आपस में मिक्स हो गए। उसी में तैरने के लिए, उसमें स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ऊर्जा प्रदान करके ये अब अगर बाहर है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्रिया नहीं हो रही, मैथुन क्रिया नहीं हो रही है, तो ये लड़के क्या करते हैं, बाहर इसको सक्रिय कर देते हैं, ठीक है। जो मास्टरबेशन जो ज्यादा करते हैं उनमें ज्यादा चीजें होती हैं, ठीक है। और अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्रिया करी जा रही है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल्स की बॉडी में। और फीमेल्स की बॉडी की बात करेंगे तो कहेंगे मैम इस तरीके की फीमेल्स की बॉडी है, ठीक है। ये मान लो फीमेल्स की बॉडी है, तो फीमेल्स की बॉडी का ये वेजाइना पार्ट है, तो ये पेनिस के थ्रू कहाँ चला जाएगा, फीमेल्स की बॉडी में, ठीक है। तो जब ये फीमेल्स की बॉडी में जाएगा तो ये कहाँ पे, गर्भाशय में जाएगा, गर्भाशय से अंडवाहिनी में, और यहाँ पे ही क्या होता है, निषेचन, तो यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ से ओवरी है, और अगर ओवरी में अंडा बना है और अंडा बन के 14वें दिन पे यहाँ पहुंचा है, ये भी सेम टाइम पे पहुंच गया, यानी अंडोज सर के, या हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के फेज में निषेचन के समय अगर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, दूसरे के पास में आ गए, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं आएंगे। तो इन सभी चीजों को करने के लिए, इन सभी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देती है, ठीक। चलिए, जिसमें हमने देखा नाभिक और एक्रोसोम, ओके। तो इसमें डीएनए होता है 23 क्रोमोसोम, और बच्चे के गुण के हिस्से तय होते हैं। बच्चे का जो गुण है, मतलब कि लड़का होगा, ठीक है, लड़का होना, लड़की होना, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, छोटा होना, बौना होना, जो भी होना, ये सारे गुण कहाँ, इस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, डीएनए ही तय करता है। 23 गुणसूत्र होते हैं, और यही तय करेगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। एग्रोसोम में क्या बेटा, यह एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कैप का मतलब होता है टोपी, टोपी, ठीक है। तो ये टोपी जैसे संरचना है, इसमें एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एंजाइम, ठीक है।
हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या होता है बेटा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, किसको, अंडाणु के परत को, अंडाणु की जो परत होती है बेटा, अंडाणु के परत को ब्रेक करने का यानी तोड़ने का ये काम करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अंडाणु की आउटर लेयर जिसको कहते हैं ज़ोना पेलिस्टिडा को डिसॉल्व करता है और स्पर्म को एग के अंदर ले जाने में मदद करता है, ठीक है। तो इनके लेयर को क्या करेगा, ये ब्रेक करने का, हम कहेंगे जो कोरोना रेडिएटा होते हैं उसको ब्रेक करने का ये क्या करता है, काम करता है। अब एक चीज याद रखना है, अब थोड़ी सी बेटा आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। अब क्या पॉइंट्स याद रखना है, फटाफट ध्यान से सुनो। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है, क्या पॉइंट्स याद रखोगे, क्या पॉइंट्स याद रखोगे, ठीक है बेटा। देखो एक सेकंड में कुछ पॉइंट्स याद रख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, एक सेकंड में, ठीक है, एक बार सकलन, एक बार क्या हो रहा है बेटा, सकलन हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, सकलन, जिसको कहते हैं इजैकुलेशंस, ठीक है, क्या कहते हैं, इजैकुलेशंस, ठीक है। एक बार सकलन में कितना बेटा, मैक्सिमम आपके 2 से, ठीक है, 2 से 3 मिलियन शुक्राणु, ठीक है, 2 से 3 ml शुक्राणु निकलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बार में 2.5 ml से 3 ml स्पर्म क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। अब ये 2.5 ml से 3 ml में कितना होगा, तो मैक्सिमम बेटा हम कहेंगे 200 से 300 मिलियन शुक्राणु क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। सोचो हम कहते हैं कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो सोचो 200 से 300 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं, यानी कि एक बार में एक पुरुष, क्या मतलब एक जो स्वस्थ पुरुष है, एक स्वस्थ पुरुष की बात हो रही है, ठीक है, एक स्वस्थ पुरुष की बात हो रही है कि एक स्वस्थ पुरुष क्या करता है, एक बार में 2.5 से 3 ml वीर्य को बाहर निकालता है, और उस वीर्य में, ठीक है, क्या निकलता है बेटा, वीर्य को बाहर निकालता है, वीर्य वीर्य बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब वीर्य बाहर निकलता है तो इस वीर्य में क्या होता है भाई, इस वीर्य में 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। और क्या याद रखोगे, अब स्पर्म काउंट की बात करें बेटा, स्पर्म काउंट की बात करी जाए, अगर 20 मिलियन शुक्राणु है, 20 मिलियन, मान लो एक पुरुष है और एक बार में, ठीक है, सक्रिय हो रहा है, तो अगर एक बार में 20 मिलियन शुक्राणु करे तो वो क्या है, इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी, वो इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में जा रहा है, मतलब कह सकते हैं बेटा वो बंध्यता की ओर जा रहा है। तो बंध्यता क्या बोलोगे मैम, बंध्यता का मतलब होता है बेटा बांझपन, बांझपन होता है, मतलब हमारे समाज में हम कहते हैं कि हमारी फीमेल्स बांझ होती है, लेकिन नहीं, फीमेल्स ही बांझ नहीं होती है, मेल भी बांझ होता है। मतलब अगर मान लो एक बार सकलन हो रहा है, जो एक बार वीर्य बाहर निकलता है पुरुषों में, तो अगर वो एक बार में 2.5 से 3 ml निकल रहा है तो वो स्वस्थ है, और उस 2.5 से 3 ml में अगर 200 से 300 मिलियन है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो 2.5 से 300 ml निकल रहा है, लेकिन उस 250 से 300 ml में अगर 20 मिलियन ही स्पर्म है, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हम कहेंगे कि वो बंध्यता है, यानी वो इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में जा रहा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो जब इतना बेटा कम रहेगा, इतना कम रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये है ओलिगो ओलिगो स्पर्मिया, बीमारी कहेंगे स्पर्मिया की तरफ ये जाएगा, ओलिगोस्पर्मिया की तरफ जाएगा, यानी हम कहेंगे ये क्या है, एक बंध्य पुरुष है, ठीक है। अब शुक्राणु की लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं कि शुक्राणु कितने टाइम तक जीता है, शुक्राणु का जीवन काल। बेटा शुक्राणु का जीवन काल हम कहेंगे कि ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इनको 2 से 3 डे भी कह सकते हैं, आपको कहीं कहीं मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 से
4 डे तक ये इनका जीवन काल है। बस मतलब क्या है, अगर ये मेल के बॉडी से निकला, अगर ये मेल की बॉडी से निकल गया, अब वो चाहे कहाँ, अगर देखो बाहर बाहर की परिस्थिति में आ जाएगा तो वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। अगर वो हमारे बाहरी एटमॉस्फेयर में आएगा तो वो कुछ समय बाद कहानी उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो फीमेल्स के बॉडी में जाता है तो नॉर्मली 2 से 3 दिन कह सकते हैं, या 3 से 4 डे तक ये क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। ओके बेटा जी, ओके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार अगर आप आए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक बच्चा एक बच्चे को क्लास को ज़रूर शेयर करेगा, क्योंकि बेटा आपकी छोटी सी क्या है शुरुआत एक बेहतर परिणाम देगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे शेयर भी करेंगे, और थैंक यू सो मच। और क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, कोई दिक्कत होगी तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना, ठीक है। कुछ और भी ऐसे ऐसे आपको कुछ टॉपिक चाहिए जो आपके कम समय में ही आपके 12th के सारे टॉपिक कवर हो जाएँ, तो बेटा एक बार क्लास को में कमेंट ज़रूर करना और क्लास को शेयर करना। और फिर से मैं बता देना चाहती हूँ, मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो सुषमा मैम बायोलॉजी के नाम से, आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हो सुषमा मैम साइंस के नाम से, ठीक है। तो ये तीनों आपके पास बेस्ट है, आप जहाँ चाहो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू। मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टाटा, बाय।